विजन आईएएस का अप्रैल मंथ का अप्रैल मंथ 2024 का जो मंथली मैगजीन आता है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस राज्य व्यवस्था एवं शासन में जो पहला टॉपिक है वो है राजकोषीय संघवाद। तो हम लोग चलते देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो जो ये सुर्खियों में आजकल ये क्यों है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुछ कुछ जो राज्य है वो केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है। तो क्यों ये याचिका दायर हुआ है? क्योंकि उनका कहना है कि वित्तीय संसाधन के बंटवारा जो होता है वो अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 3 राज्य है जैसे कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो ये तीनों राज्य अलग अलग प्रकार का अपना आरोप लगाता है केंद्र सरकार के लिए। तो तमिलनाडु सरकार का आरोप ये है कि वो आपदा राहतकारी फंड जो होता है उसको जारी करने में देरी कर रहा है। और केरल सरकार ने ये आरोप लगाया है कि निवल उधार पर एक सीमा तय कर दिया गया है। अब अगर निवल उधार पर अगर एक सीमा तय कर दिया जाता है तो उस सीमा से ज़्यादा आप उधार नहीं ले सकते हैं, जिससे राज्यों को समस्या हो रहा राज्यों में। कर्नाटक में जो है सूखा प्रबंधन के लिए जो भी राहत कोष का जो मांग करता था उसको भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर किया है। तो हम लोग अब देख लेते हैं राजकोषीय संघवाद होता क्या है। तो संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य और स्थानीय सरकार में साझाकरण। तो जो भी पैसा है, जो भी हम लोग का जो निधि होता है, जो पैसा होता है, उसको अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी स्थानीय सरकार है उसमें हम लोग किस प्रकार उस पैसे का बंटवारा करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय संघवाद। और इस राजकोषीय संघवाद में 3 सिद्धांत को जोड़ करके देखा जाता है। तो पहला जो सिद्धांत है वो है राजकोषीय समतुल्यता। दूसरा जो सिद्धांत है वो है विकेंद्रीकरण प्रमेय। और तीसरा जो है वो है समनुषंगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। अब जो है ये भारत में राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान। तो ये आपका यहाँ से जो है पीटी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है पीटी में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो कहाँ कहाँ संविधान में प्रावधान है राजकोषीय संघवाद को लेकर के। तो पहला प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। और हम लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का बंटवारा किया गया है कि संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची कानून बनाता है और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बनाता है, राज्य सरकार भी और संघ सरकार भी। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही किसी एक मुद्दे पर कानून अगर बना दिया है तो फिर केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये 7वीं अनुसूची में ऐसा बात कहा गया है। अब दूसरा जो है यह है राजस्व का वितरण। तो राजस्व के वितरण में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 269। तो ये इसमें ऐसा राजस्व, ऐसा टैक्स के बारे में बताया गया है जो संघ के द्वारा लगाया जाता है और संघ के द्वारा वसूला भी जाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे लगाएंगे और इसे वसूलेंगे भी, लेकिन वसूलने के बाद पूरी तरीके से इसे राज्य में सौंप दिया जाता है। तो ये है आर्टिकल 69। दूसरा है आर्टिकल 69A। तो इसमें है अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान जो जीएसटी टैक्स है वस्तु और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है और इसी के द्वारा कलेक्ट भी किया जाता है, एकत्रित भी किया जाता है। और जो जीएसटी काउंसिल है, वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में इसको बांटा जाता है। तो ये है आर्टिकल 69A। तो पहले था 69, 269 और अब है 269 का ए। तीसरा है 270, आर्टिकल 270। तो इसमें है कि संघ द्वारा लगाया जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगाएंगे और वसूलेंगे भी, लेकिन जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं हो जाता है तब तक इसको जो है राष्ट्रपति के आदेश पर ही संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 270। तो ये जो 3 आर्टिकल है 269, 269A और 270, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ 7वीं अनुसूची। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहायता अनुदान। तो आर्टिकल 275 में सहायता अनुदान के बारे में दिया गया है
ठीक है। तो 270 के तहत ही कुछ कुछ सहायता राज्यों को दिया जाता है। एक सहायता अनुदान होता है और एक होता है विवेकशील अनुदान। हालांकि विवेकशील अनुदान राज्यों पर निर्भर करता है, से केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि उसे देना है या नहीं देना है, लेकिन सहायता अनुदान जो है देना पड़ता है और प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग भी दिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि झारखंड को इतना मिल रहा है तो बिहार को इतना मिलेगा, दोनों को अलग अलग सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। अब ऋण में हम लोग देख लेंगे, आर्टिकल 292 में ऋण से संबंधित बात को हम लोग को संविधान में दिया गया है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे घर के अंदर से भी, यानी कि देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 293 के तहत राज्य सरकार जो है केवल और केवल देश के भीतर से ही लोन ले सकते हैं, देश के बाहर से लोन नहीं ले सकते हैं, ऋण नहीं ले सकते हैं। और यदि राज्य का केंद्र सरकार का ऋण कोई भी बकाया हो, केंद्र सरकार मान लीजिए कि ऋण दिया है राज्य को और वो टाइम पे अगर उसको नहीं चुका पाते हैं, तो फिर अगर राज्य सरकार को कहीं और से ऋण लेना हो तो वो केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति के साथ ही ले सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि साथ ही यदि किसी राज्य पर केंद्र का ऋण बकाया है तो वो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता है। अब आता है वित्त आयोग, जो कि आर्टिकल 280 में दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ से जो है ये हम लोग जो अभी देखे हैं ये आप लोग का पीटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के क्या विवाद है या क्या मुद्दे हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला मुद्दा जो चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो राज्य पर उधार और ऋण लेने की सीमा। तो राज्य पर जो है एक ऋण लेने का सीमा तय कर दिया गया है कि आप उस से ज़्यादा का लोन आप नहीं ले सकते हैं। तो क्या है ये सीमा? तो 15वें वित्त आयोग ने बोला है कि राज्य जो है अपने स्टेट जीडीपी के 3% तक ही लोन को ले सकता है, 3% से ज़्यादा अपने जीडीपी का लोन नहीं ले सकता है। ठीक है। अगला है ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन। तो केंद्र सरकार के पास जो है बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जैसे कि आयकर है, इनकम टैक्स है, सीजीएसटी है मतलब सेंट्रल का जीएसटी, सीमा शुल्क है, विदेशी लेन देन पर टैक्स है, प्राकृतिक संसाधन से जो भी प्राप्त आय है उस पर टैक्स है। दूसरी ओर जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार केवल वस्तु और सेवा के उपभोग पर ही कर लगा सकते हैं। तो राज्य सरकार का यहाँ पे अधिकार जो है सीमित हो जाता है कि राज्य सरकार जो है जीएसटी के संबंध में उपभोग पर ही केवल लोन लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ दोनों पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार पर पाबंदी कुछ कुछ लगाया जा रहा है। तीसरा है विकासात्मक व्यय, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का बोझ। तो आरबीआई ही ये तय करता है कि कौन सा राज्य कितना विकासात्मक लोन देगा या कितना विकासात्मक खर्च करेगा। तो ये 2004-05 में 8.8% था, जो बढ़ करके 12.5% हो गया है 21-22 में। तो यहाँ से भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि राज्य पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। तीसरा क्या है, सरकारी राजकोषीय अंतरण। तो हम लोग कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि कुछ राज्य के लिए केंद्र वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर कर अंतरण में गिरावट आया है। तो जो उसको टैक्स दिया जाता था तो एक फार्मूला से दिया जाता है, तो वो उस पर गिरावट आया है। उसके बाद जो है वो है सेल्स और सरचार्ज, उपकर और अधिभार। तो यहाँ पे जो है हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से हम लोग को पैसा मिलता है। ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दशकों की तुलना में 133% वृद्धि हुआ है सेस और सरचार्ज में, लेकिन इसको जो है राज्य के साथ साझाकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे कि राज्य को तकलीफ है। अगला टॉपिक है सहायता अनुदान में कमी। तो 2015-16 में हम लोग देखे थे राज्यों को 1,95,000 करोड़ सहायता अनुदान दिया गया था, जिसको घटा करके 1,65,000 करोड़ कर दिया गया है 2023-24 में। तो इसमें भी कमी देखने को मिल रहा है। तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहिए, जो कि नहीं बढ़ा रहे हैं हमारा केंद्र सरकार, तो इससे भी राज्यों को तकलीफ है। तो ये हम लोग देखेंगे, ये था हम लोग का जो मुद्दा है वो। और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं आगे की राह। तो आगे की राह में हम लोग ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि केंद्र या क्वेश्चन आ जाएगा केंद्र और राज्य के संबंधों में आप
कैसे राज्य की भूमिकाओं को और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि वित्त आयोग जो 16वां वित्त आयोग की भूमिका है, उसमें हम लोग राज्य सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा छूट प्रदान करना चाहिए। अगला क्या है, तो ऑफ बजट बोरोइंग, तो बजटेतर उधारियाँ, तो ये क्या होता है कि ये उन ऋण का बात करता है जो कि बजट से इतर होता है, बजट में इसका उल्लेख नहीं होता है, उस तरह का कोई उधारी लिया गया है तो उसी को हम लोग बजटेतर उधारियाँ कहते हैं। ऑफ बजट, बजट के ऊपर जाके, बजट के बियॉन्ड जा कर के, और लेकिन इसको चुकाने में जो उन्हें चुकाने की देनदारी बजट पे डाल दी जाती है, तो ऐसा भी वो कर सकते हैं। उसके बाद क्षैतिज असंतुलन को दूर करना। अगला है, भारत में राजकोषीय संघवाद के मार्गदर्शन में जो जो सिद्धांत दिया गया है कि ऐसे हम लोग राजकोषीय संघवाद को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो उसको भी सुधारा जाए। तो ये था पहला टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। तो राजकोषीय संघवाद 3 राज्य है। राजकोषीय संघवाद क्या होता है, और हम लोग को संविधान में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या दिया गया है, मुद्दे क्या है, शेष वगैरह सब कुछ, और आगे की राह क्या होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, वो है शासन में सिविल सेवकों की भूमिका। ठीक है, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन गवर्नेंस। तो हाल ही में अप्रैल के महीना में ही सिविल सेवा दिवस हुआ था, तो हम लोग का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने सिविल सेवकों का क्या भूमिका होता है उसको रेखांकित किया है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सिविल सेवा होता क्या है। तो ये एक अस्थाई अधिकारी होते हैं, जो सेवक होते हैं सिविल सेवक, वो अस्थाई अधिकारी होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ समय के लिए ही वो सिविल सेवा को ज्वाइन किए हैं, उनका परमानेंट ही एक हिसाब से। दूसरा क्या है, योग्यता आधारित। ये इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से, तो योग्यता आधारित सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, जो 1854 में। ऐसे आधुनिक सिविल सेवा का जनक जो है उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग मानते हैं। और इन सेवाओं को 3 प्रकार से वर्गीकृत भी किया जा सकता है। तो पहला, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ये जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए होता है। तो केंद्र सरकार भर्ती और प्रशिक्षित करते हैं इसके, ठीक है, मतलब कि भर्ती करना और ट्रेनिंग देना, लेकिन ये अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं, जो भी अखिल भारतीय सेवा के तहत ज्वाइन किए जाते हैं। अब आते हैं अगला, केंद्र सेवाएं और राज्य सेवाएं। तो केंद्र सरकार सेवाएं उसे है, केंद्र सेवाएं वो अपने केंद्र में सेवा देते हैं, और राज्य सेवाएं जो है वो राज्य सरकार अपने राज्य में सेवा दिलवाते हैं। तब जो है ये संवैधानिक प्रावधान, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या है, पीटी के लिए। तो आर्टिकल 310 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 310 बोलता है कि संघ सरकार के अधीन रक्षा या सिविल सेवक का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसारण पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, तो ये जो 310 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसारण पर्यंत ही संघ सरकार के जो सिविल सेवक होते हैं वो पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। अगला है उसी में, राज्य में जो सिविल सेवक है वो अपने राज्यपाल के प्रति प्रसारण पर्यंत होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 310 में ये बात कहा गया। आर्टिकल 311 में क्या है कि जो सिविल सेवक है उसका बर्खास्ती या निष्कासन या पदोन्नति से संबंधित प्रावधान को आर्टिकल 311 में रखा गया है। तो 311 में क्या है, तो सिविल सेवकों की बर्खास्ती, निष्कासन और पदोन्नति। आर्टिकल 312 में क्या है, तो ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं का जो स्थापना का प्रावधान है वो आर्टिकल 312 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शासन में सिविल सेवा का क्या भूमिका होता है, तो सबसे पहला है कि सिविल सेवा का भूमिका में हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका मेंस के लिए है, कि गवर्नेंस में जो सिविल सेवक का रोल लिखे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे शासन में निरंतरता। तो सिविल सेवक जो है एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक अस्थायी कार्यकारी का हिस्सा होते हैं, तो ये अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ये लोगों और सरकार के बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं, तो मीडिएटर का काम करते हैं सरकार और लोगों के बीच में। तो लोगों के बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो सिविल सेवक का होता है। तीसरा है नीति निर्माण। तो इन्हीं के इनपुट के द्वारा ही बहुत सारा नीति का निर्माण किया जाता है, और क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही नीति का निर्माण किया जाता है। चौथा क्या है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में भी इनका अहम भूमिका होता है, जैसे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे किया जाएगा, तो इनमें भी सिविल सेवकों का ही अहम भूमिका होता है। और सहभागी लोकतंत्र या समावेशी लोकतंत्र को बढ़ाना
सिविल सेवकों का ही काम है। समृद्धि और विकास में हम लोग देखेंगे कानून और व्यवस्था लागू करना। तो कानून और व्यवस्था लागू करना भी हमारा सिविल सेवकों का ही एक तरह से जिम्मेदारी होता है। जैसे कि असम की एक आयरन लेडी है जिसका नाम है सजुक्ता पराशर। ये क्या है, तो पूर्वोत्तर में जो भी विद्रोही गतिविधि हुआ था उसमें उसको निपटने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन तो आता है बहुत ही बेसिक से ही। तो पॉलिटी के क्वेश्चन तो 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें आप लोग देखे ही होंगे, कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है। तो आगे क्या है, संसाधन की कमी संबंधी बाधाओं को दूर करना। तो एक मणिपुर की आईएएस अधिकारी है जिसका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग पामे। ये 2012 में राज्य का वित्त का बिना प्रयोग किए ही 100 किलोमीटर लंबा रोड का निर्माण कर देती है और उसका नाम देती है लोगों का सड़क। ठीक है, तो ये भी जानने के लिहाज से अच्छा है। उसके बाद एक प्रशांत नायर है केरल की, जो पूर्व जिला कलेक्टर भी थी। उन्होंने ऑपरेशन सुलेमान चलाया था और इसके तहत सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध कराने के लिए जनता से मिले गुमनाम दान का उपयोग किया था। कैरियर डिप्लोमेट्स भी होते हैं ये, तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपने देश का प्रतिनिधित्व, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं मेरे सिविल सेवक, हमारे देश के सिविल सेवक। ये अर्धन्यायिक की भी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और अगला जो है ये प्रायोजित विधान है। अब सिविल सेवकों के कामकाज से जुड़ी कुछ कुछ चुनौती है, उसको भी हम लोग ज़रा ध्यान से देखते हैं, ये भी मेंस के लिए है। तो क्या है चुनौती, तो पहला स्थानांतरण। तो बार बार उनका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अच्छे तरीके से कार्य को नहीं कर पाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारा राजनीतिक दबाव भी बना हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्या है, उचित और बुनियादी ढांचे और संसाधन की कमी। तो बहुत सारे ग्रामीण इलाका होता है जहाँ पे संसाधन की अत्यधिक कमी होती है, वहाँ पर भी इनको काम करना पड़ता है, तो ये भी एक चुनौती में से एक है। तीसरा है लाल फीताशाही में जो इनका प्रमोशन होता है, ये लाल फीताशाही की वजह से प्रमोशन में बहुत ज़्यादा लेट होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो ये भी इनको क्या है, तो एक चुनौती है। अगला चुनौती में हम लोग देख सकते हैं सुरक्षा। तो इनके इनके ऊपर हमेशा जान, इनके फैमिली के ऊपर जान का खतरा बना हुआ रहता है, कोई भी धमकी दे सकता है। हम लोग अगर कुछ अच्छा कार्य करें, हम लोग का जो सिविल सेवक है अच्छा कार्य करे, तो हम लोग लोगों की नज़र में चढ़ जाते हैं, जो भी माफियाज होते हैं उनकी नज़र में चढ़ जाते हैं और वो लोग जो है हम लोग को बेतुका सा जान का धमकी देने लगते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक तुकाराम मुंडे है, इन्होंने अवैध बारों पे छापा मारा। ठीक है, अतिक्रमण ध्वस्त करने और भूमि में जल माफिया के खिलाफ कार्रवाई किया, तो इन्हें जो है जान से मारने की धमकी मिलने लगी। ये भी एक मुद्दा है, चुनौती है। तो चुनौती में हम लोग देख लिए हैं कि बार बार उसका उनका ट्रांसफ़र होना, राजनीतिक दबाव है, तो संसाधन की कमी है, तो प्रमोशन में लेट होता है। सुरक्षा में हम लोग ये देखें कि बार बार उन्हें जो है जान से मारने की धमकी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलते रहती है। अब यहाँ पे है कि भारत सरकार जो है सिविल सेवकों की भूमिका को सुधारने के लिए कौन कौन सा पहल कर रही है। तो सबसे पहला पहल में हम लोग लिख सकते हैं मिशन कर्मयोगी। और मिशन कर्मयोगी क्यों लाया गया था, तो उनके क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता के निर्माण को सुधारने के लिए मिशन कर्मयोगी लाया गया था। और उसी के तहत एक आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी लाया गया था। ये भी क्षमता निर्माण ही करेगा, लेकिन ये ऑनलाइन मंच है। तो पहला है मिशन कर्मयोगी, ये क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। और आईगॉट प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन माध्यम से क्षमता निर्माण करना। दूसरा है NSC/STI, मतलब सिविल सेवा परीक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानक। तो ये क्या करता है, तो जो भी प्रशिक्षण होता है यानी कि ट्रेनिंग होता है उसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से करवाना और क्षमताओं को बढ़ाना। तीसरा है आरंभ। तो आरंभ ये भी एक सिविल सेवकों को सिविल सेवक की भूमिका को सुधार करने के लिए आरंभ जैसा प्लेटफॉर्म भी लाया गया था। ये 2019 में स्टार्ट किया गया था और ये पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, और ये भी सिविल सेवा के परीक्षण के लिए था। अगला है राष्ट्र प्रशिक्षण, ये नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी है जो कि पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सेवकों का विकसित करता है। तो पेशेवर बनाता है उनको और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाता है, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवक बनाते हैं। अगला है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार।
तो प्रधानमंत्री जो है बहुत सारे सिविल सेवकों को पुरस्कार देते हैं ताकि वो लोग और अच्छा से काम करें, वो लोग को मनोबल बना रहे और अच्छा से कार्य करें। तो ये 2 टॉपिक हो गया पॉलिटी का। तीसरा टॉपिक जो है वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल ईवीएम वीवीपीएटी। तो इसमें क्या है तो हम लोग देख लेते हैं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य वाद 2024। तो जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस ईआईसी, भारत का जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उन दोनों का एक केस हुआ है 2024 में। और ये क्या है तो बोलते हैं कि एडीआर कि वीवीपीएटी पर्ची का 100% क्रॉस सत्यापन होना चाहिए, जो कि ये इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तब हम लोग इससे संबंधित जो तथ्य है, फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। तो एडीआर ने ईवीएम के हेरफेर की संभावनाओं को व्यक्त किया है कि एडीआर को लगता है कि ईवीएम जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें कुछ हेरफेर हो रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने 3 अनुरोध किए ईवीएम से। पहला है कि पेपर आधारित जो मत पत्र प्रणाली है, पेपर बैलेट सिस्टम है, जो पहले हुआ करता था पेपर बैलेट सिस्टम, उसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। दूसरा है वीवीपीएटी मशीन में जो भी पर्ची निकलता है उसका सत्यापन के लिए जो भी मतदाता है जिन्होंने वोट दिया है उन्हें फिर से एक बार कुछ देर के लिए देना चाहिए, फिर उसको वापस ले लेना चाहिए ताकि वो अपना सत्यापन कर सके कि उन्होंने जिसको वोट दिया है एक्चुअल में उन्हें वोट मिला है भी है या नहीं मिला हुआ है। तीसरा जो इनका डिमांड है वो है वीवीपीएटी पर्चियों का 100% गणना। तो जितना भी वीवीपीएटी होता है का पर्ची आता है उनका 100% ये लोग क्या करें तो काउंटिंग करें, गणना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पर, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो है कि मतदाताओं का ये मौलिक अधिकार है कि वो वोट दे, ठीक है। तो हम लोग को तो पता है कि हम लोग का मौलिक अधिकार है, लेकिन हालांकि मौलिक अधिकार में ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है वोटिंग को लेकर के। लेकिन सभी वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती करवाना और इन पर्चियों तक भौतिक रूप में पहुंच प्रदान करना ये अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है कि आप जो जिसको वोट दिए आप पर्ची मांगे भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से, आप उसका दावा नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने और क्या बोला, तो बैलेट पेपर सिस्टम को हम लोग फिर से शुरू नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करने को ये अस्वीकार कर देते हैं। बैलेट सिस्टम को फिर से शुरू करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने और क्या बोला है, तो ईवीएम वीवीपीएटी में जनता के विश्वास को बढ़ाने का ज़रूरत है। तो ये सही बात है। और क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिन तक, तो जैसे कि परिणाम घोषित हो चुका है तो उसका 45 दिन तक ये सील बंद कंटेनर जो होता है उसे स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाना चाहिए। अगला, ये बर्न्ड मेमोरी का सत्यापन क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चुनाव हारने वाला पक्ष जो है जो लिखित अनुरोध करता है, उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक विधानसभा का 5% ईवीएम मशीन का विशेषज्ञों के द्वारा जांच किया जाता है। अगर कोई चुनाव हार गया है तो वो लिखित अनुरोध करता है, तो लिखित अनुरोध करने पे 5% ईवीएम मशीनों का जांच किया जाता है। लेकिन ये जो लिखित अनुरोध है वो 7 दिन के भीतर होना चाहिए, परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर होना चाहिए। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि जानना चाहिए इंसान को। अब हम लोग जो है ईवीएम वीवीपीएटी का विकास क्रम देखेंगे, कैसे इनका विकास हुआ है। तो सबसे पहले है कि 1982 में केरल विधानसभा का उपचुनाव जो हुआ था इसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले केरल का जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था इसी में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था 1982 में। दूसरा क्या है, उसके बाद कैसे इसका विकास आगे बढ़ा है, तो 1989 में जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, इसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद 2004 में पहली बार आम चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। 2013 में क्या है, तो वीवीपीएटी को अनिवार्य कर दिया गया है। 2019 में क्या हुआ है, तो जो बर्न्ड मेमोरी था कि 5% ईवीएम का क्या होगा, विशेषज्ञों के द्वारा जांच होगा, तो इसे 2019 में लाया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं ईवीएम वीवीपीएटी के बारे में कि ये है क्या। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। क्या है, तो एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा क्या है कि इसका विकास जो है
भारत का जो चुनाव आयोग है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, ये दोनों के साथ मिलकर किया है। किन दोनों के साथ मिलकर के EIC ने इनका विकास किया है EVM मशीन का? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है और इसी के अंतर्गत ये कार्य भी करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसमें जो है 2 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, दूसरे यूनिट को बोलते हैं बैलेटिंग यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है, एक कीबोर्ड होता है 16 डिजिट का, जो वोट डालने के समय में इसका उपयोग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेटिंग यूनिट। और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और ये जो है पीठासीन अधिकारी जो वहाँ पे होते हैं मतदान करते समय, उनके पास होता है। इसे मास्टर यूनिट भी कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो VVPAT क्या है? तो ये EVM का ही एक घटक है। और इसमें क्या होता है, तो 7 सेकंड के लिए प्रिंटेड पर्ची भी दिखाया जाता है। आपने किसी को वोट दिया तो वहाँ पे डिस्प्ले में एक पर्ची दिखाया जाता है, जो कि 7 सेकंड के लिए दिखाया जाता है कि उनका उसमें चुनाव चिन्ह होगा, नाम होगा उम्मीदवार का। ठीक है, आपने किसको वोट दिया है वो होगा, कितने नंबर पे वो था, वो सारा डिटेल एक पर्ची में दिया जाता है। और 7 सेकंड के बाद, 7 सेकंड पूरा होने के बाद ये ऑटोमेटिक रूप से वहाँ से बंद हो जाता है। ठीक है, तो मतदान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने और EVM का उपयोग करके मतदान प्रणाली का सटीक सुनिश्चित करता है, सटीकता सुनिश्चित करता है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए EVM मशीन को लाया गया है। अब जैसे कि EVM आया है तो इससे कुछ लाभ है। तो पहला लाभ ये है कि ये बैटरी से चलता है, तो जब ये बैटरी से चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कम होगा, तो बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है कि ये कागज़ रहित होता है, मतलब इसमें पेपर का उपयोग नहीं होता। पहले जो EVM जब नहीं आया था, EVM आने से पहले हम लोग जो वोट देते थे वो पेपर आधारित होता था, बैलेट पेपर पे देते थे, जिससे बहुत सारा पेपर का खर्च होता था। इससे हम लोग का इन्वायरमेंट, बहुत सारा पेड़ कटेगा, पेपर कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। तो ये हम लोग का इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और जो वोट दिया जाता था वो भी बहुत देर होता था। अभी जो है हम लोग 1 मिनट में 4 वोट दे सकते हैं। तो यही लिखा हुआ अगला पॉइंट है कि 1 मिनट में हम लोग मैक्सिमम 4 वोट दे सकते हैं। और इसमें जो है बूथ कैप्चरिंग जो पहले हुआ करता था, इस घटना पे भी रोक लगाया जाता है इससे। जैसे कि अगर यहाँ पे क्लोज़ बटन कौन दाबता है? तो पीठासीन अधिकारी दाबते हैं जो वहाँ पे होते हैं। तो अगर क्लोज़ बटन दबा दिया जाता है तो फिर मतदान इसके बाद अब नहीं होता है। और अगला है कि टोटल बटन दबा देने से उस बूथ में कितना वोट डाला गया है उसके बारे में जानकारी मिलता है। लेकिन इसमें ये जानकारी नहीं मिलता है कि आपने किसको वोट दिया है या किस उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। लेकिन टोटल में कितना वोट डाला गया है, टोटल वोट कितना डाला गया है यहाँ के ग्रामीण या शहरी लोगों के द्वारा, वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हेर फेर का संभावना जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। अब जो चौथा टॉपिक है ये है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो एक केस है सीमा गिरजा लाल एवं एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य द्वारा जो दिव्यांग अधिकार होता है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। इससे एक वो उन्होंने निराशा व्यक्त किया है कि बहुत सारे राज्य जो है इस एक्ट का पालन बढ़िया तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से राज्य है जो इसका पालन बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका नाम दिया गया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, त्रिपुरा है और मेरा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है। इन्होंने जो है तो इस एक्ट जो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 का पालन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे तो क्या क्या उनमें कमी है? जैसे कि राज्य आयुक्त की नियुक्ति वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है तो दिव्यांग जनों के लिए राज्य निधि का गठन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा क्या है तो दिव्यांग जन प्रमाणन हेतु मूल्यांकन बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है। विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं हो पा रहा। तो ये 4 प्रकार से अपना निराशा व्यक्त किए हैं कि कुछ राज्य जो है ये 4 प्रकार से कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। और वो कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, त्रिपुरा और चंडीगढ़ मेरा यूनियन टेरिटरी वो है। और उन्होंने क्या बोला है कि सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 30 जून तक आप इन प्रावधानों को लागू करें। ठीक है,
अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये दिव्यांग जन होते क्या हैं। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो 40% डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जो 40% हम लोग देख सकते हैं कि उसका शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत है, तो उन्हें दिव्यांग के श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे है कि समानता के अधिकार उन्हें प्रदान किया जाता है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 है, ये समानता के अधिकार को दर्शाता है। तो समानता का अधिकार जो है उन्हें प्रदान किया जाता है। इसके बावजूद भी दिव्यांगजनों को पूर्वाग्रह, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कारणों से कलंक, भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग को संविधान तो राइट देता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो समाज है, उन्हें एक कलंक के रूप में देखते हैं। तो ये गलत बात है, जिससे क्या होता है, उनके विकास में बाधा उत्पन्न होता है और ये एक दुष्चक्र के रूप ले लेता है और उनके उपलब्धियों को कम कर देता है। उन्होंने कुछ कार्य भी किया तो उनके हम लोग हल्के में लेने लगते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 क्या कहता है, तो बोलता है कि सभी दिव्यांग जन गरिमा के साथ, बिना किसी भेदभाव के और समान अवसर के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो हम लोग जो आर्टिकल 19 में दिया गया है सभी लोगों के लिए कि अपना जीवन व्यतीत करना, वो भी गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना, तो वही अधिकार सेम क्या है, दिव्यांग जन लोगों के लिए है। तो सभी दिव्यांग जन गरिमा के साथ, बिना किसी भेदभाव के वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसी के संबंध में दिव्यांग जन अधिकार पर एक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय हुआ था 2007 में, UNCRPD, और इसका जो है भारत इसका हस्ताक्षर देश है, मतलब भारत भी इसमें शामिल है, हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो आगे देखते हैं अधिनियम में क्या है। तो सबसे पहले दिव्यांग जन की परिभाषा को दिया गया है। ये परिभाषा में क्या कौन होते हैं दिव्यांग जन, तो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनशील कमजोरी को दर्शाता है। तो जो भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म तो जो भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें हम लोग इन श्रेणियों में रख सकते हैं। तो टोटल जो है 21 प्रकार का दिव्यांग जनों की मान्यता प्राप्त है अभी भारत में फ़िलहाल। कितने प्रकार का, 21 प्रकार का। तो उसमें से कौन कौन आ जाएगा, जो एसिड हमले से पीड़ित व्यक्ति हैं, या जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, या मानसिक बीमारी है उन्हें, तो ये सब व्यक्तियों को दिव्यांग के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो समानता और गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का उन्हें अधिकार है। उत्पीड़न, क्रूरता, अमान्य व्यवहार, हिंसा, शोषण आदि पे सुरक्षा उन्हें प्राप्त किया करने का अधिकार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। तो देखिए क्या क्या है, शिक्षा में 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये 6 से 14 वर्ष के लिए होता है, जो कि 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हम लोग को मौलिक अधिकार या DPSP, फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, DPSP, इसमें जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट के थ्रू। लेकिन वो 6 से 14 वर्ष के लिए होता है, वो सामान्य वर्गों के लिए होता है। लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आप आते हैं, तो 6 से 18 वर्ष के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और जो हायर एजुकेशन में उन्हें 5% रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। रोजगार के मामले में जो सरकारी नौकरी होता है उसमें 4% आरक्षण उन्हें दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के मामले में उन्हें 4% दिया जाएगा, 5% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो हो गया इधर। अब यहाँ पे बेंचमार्क क्या है, तो कम से कम 40% वो दिव्यांग हो, तभी वो दिव्यांग की श्रेणी में आएंगे। अगर 40% से कम है, 30% को डिसेबिलिटीज़ किसी के शरीर में है, तो उन्हें दिव्यांग नहीं माना जाएगा। 40% से एबव या 40% अगर है तो वो दिव्यांग है। तो गार्जियनशिप का बात होता है कि सीमित तौर पर एक गार्जियनशिप की व्यवस्था किया गया है। तो जिला न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पदनामित पदाधिकारी द्वारा उस दिव्यांग व्यक्ति की सहमति से ही की जाती है। तो मान लेते हैं कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो अपने डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है, तो उनके द्वारा कुछ लिस्टेड नाम दिए जाते हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व के तौर पे कार्य करते हैं। तो ये गार्जियनशिप उसे ही कहते हैं। तो ये लिमिटेड गार्जियनशिप है। सामाजिक सुरक्षा, तो उन्हें भी एक उचित जीवन स्तर प्रदान होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये अधिनियम है वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं हो पाता है, उसका क्या कारण है। तो सबसे पहला है कि संसाधन का अपर्याप्त आवंटन। ठीक है, तो यहाँ पे संसाधन
हर एक स्टेट में प्रॉपर संसाधन नहीं है। दूसरा क्या है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्र निःशक्त पेंशन योजना के तहत बोला गया था, तब 300 रुपये उन्हें प्रतिमाह दिया जाता था पहले एज ए पेंशन, जो कि उसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया है। लेकिन ये भी आज के जो वर्तमान समय में महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। आजकल 500 रुपये में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगला क्या है कि अलग अलग विभागों और एजेंसी के बीच भी प्रभावी समन्वय का भी आवश्यक है। तो अलग अलग विभाग या एजेंसी आगे बढ़ के उनके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। 69% दिव्यांगजन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और वहाँ पे पहुँच नहीं सही तरीके से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग दिव्यांग हैं और सरकार को पता भी नहीं कि ये बहुत सारे स्टेट में लोग दिव्यांग भी हैं, बहुत सारे गाँवों में दिव्यांग हैं, उनके अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है। तो दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना ये बोलता है पुनर्वास पेशेवर की सेवा प्राप्त करने के लिए वर्तमान लागत मानक पर्याप्त नहीं है। तो जितना उन्हें पैसा दिया जाता है ये पर्याप्त नहीं है पुनर्वास के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। शैक्षणिक सशक्तिकरण में बाधा, तो उन्हें अच्छे से एजुकेट नहीं किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो एक है योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय फेलोशिप, यही एक अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है उन्हें पढ़ाने में। लेकिन उसके अलावा और कोई भी ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं है जो कि इन अपने लक्ष्यों को प्राप्त अच्छे तरीके से कर सका है। उसके बाद है डेटा और अनुसंधान का अभाव, तो प्रॉपर डेटा नहीं है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, रिसर्च नहीं है कि कितने कौन कौन से स्टेट में कितने दिव्यांगजन है, तो जो उनकी नज़र में आ जाते हैं वो उन्हें सारा अधिकार मिलता है, और जो उनकी नज़र में नहीं आते हैं उन्हें सारा अधिकार नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि डेटा का अभाव है। अब कुछ कुछ पहल है, इनको देख लेते हैं। तो दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्र नीति के नए मसौदे, बोलता है दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो 4 कानून है, 4 राष्ट्रीय कानून है, जैसे कि जिसमें पहला है सामाजिक न्याय मंत्रालय का राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। ठीक है, सुगम्य भारत अभियान 2015 में शुरू किया गया था। ये क्या, इसका उद्देश्य क्या था? तो दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित अनुकूल परिवेश, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार इकोसिस्टम तैयार करना। तो परिवहन प्रणाली को बेहतर करना, सूचना जो होता है इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, उसको बेहतर करना दिव्यांगजनों के लिए। तो भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पहल का भी हस्ताक्षरकर्ता देश है, जैसे कि एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो दिव्यांगजन है उसके लिए हुआ था इचियोन स्ट्रैटेजी, तो उनको भी भारत इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा 1992 में किया गया था बीजिंग में, तो इसमें भी भारत शामिल है। विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क जो है समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार आधारित समाज की दिशा में यह कार्य करता है। अब देखेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मतलब कि आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो पहला जो है ये राज्य को सहायता प्रदान करना। तो राज्य जो है, अलग अलग राज्य जो है बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा ले और दिव्यांगजनों का जो भी समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करे। दूसरा क्या है, सहयोग को बढ़ावा देना। तो लोग सपोर्टिव होना चाहिए, पहुँच में सुधार। तो जितने भी उनके लिए अधिकार है वो सही प्रॉपर वे में दिव्यांगजनों तक पहुँचे। प्रभावी मूल्यांकन को बढ़ावा देना, सोशल ऑडिट करना। तो सोशली जो है हम उन्हें अच्छा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4 टॉपिक कंप्लीट पॉलिटी का, तो शायद समझ में आ रहा हो। 5वां जो टॉपिक है वो है स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014। तो जो गली कुचा गांव में फेरी लगाने वाला या सड़क किनारे जितने भी ठेला उला पे सामान बेचने वाले, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ये अभी चर्चा में क्यों है, तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 जो लागू हुआ था, ये हुआ था 2014 में, तो 2024 10 साल इसका पूरा हो चुका है, इसका 1 दशक हो चुका है, इसलिए अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। तब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अभी फ़िलहाल जो है वर्तमान स्थिति जो है इनका, ये 10 मिलियन लोग स्ट्रीट वेंडर के तौर पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें से भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में इनका संख्या अधिक है। और कुल शहरी अनौपचारिक रोजगार
कृषि को हटा करके स्ट्रीट वेंडर की हिस्सेदारी लगभग 14% है। तो शहरी क्षेत्र में अनऑफिशियल रोजगार जो होता है उसमें 14% हिस्सेदारी अगर कृषि को हम लोग हटा देंगे तो ये क्या है, तो कम पूंजी के साथ वो अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है। तो 10 मिलियन लोग हैं अभी स्ट्रीट वेंडर्स में, जो कि जगह जगह जा पे अपने सामान को वितरित करते हैं, बेचते हैं। और इसमें से भी दिल्ली और मुंबई जैसा शहर में ज़्यादा है, और ये 14% है शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में कृषि को हटा करके, और ये कम पूंजी में अपना रोजगार का तलाश करते हैं। तो इनमें भी बहुत सारे चुनौती है, जैसे कि वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय असुरक्षा, दूसरा है खराब कामकाजी परिस्थिति, लू, तो बहुत सारा मौसम, मौसम में कभी बहुत ही ख़राब मौसम आ जाता है। ठीक है, उसमें भी उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि पैसा पैसा ही सब कुछ है। तो पैसा कमाने के लिए गर्मी में हम लोग देखते हैं कि लू चलता है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, उस समय भी बहुत सारे स्ट्रीट में लोग जा जा के अपने सामान को बेचते हैं। आश्रय स्थल, परिवहन, भंडारण, ये सब का भी समस्या है उन लोगों में। बुनियादी संसाधन, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो भी उन्हें सुविधा है वो उन तक वे पहुंच नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ उनके अधिकारों का विकास करना है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 क्या बोलता है। तो बोलता है अविनियमित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है ये। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड इकोनॉमिक का ये हिस्सा है। तो सिविल अधिकारी, पुलिस अधिकारी, थोक विक्रेता या रेजिमेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने और स्वयं कई निवासियों द्वारा इसे कानून के उल्लंघन के तौर पे देखा जा रहा है। तो इन्होंने बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि ये कानून का उल्लंघन किया कर रहे हैं। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के संबंध में भारत की राष्ट्रीय नीति में स्ट्रीट वेंडर को सकारात्मक रूप में मान्यता मिल चुका है। ठीक है, तो फेरी वाले के फेरी लगाने उनका अपना एक मौलिक अधिकार है। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 में जो लास्ट का क्लॉज है उसमें है कि पेशा का अधिकार। जो लास्ट वाला क्लॉज है एफ, उसमें है ना पेशा का अधिकार, लेकिन गैर कानूनी पेशा नहीं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे फेरी वाला जो फेरी लगाता है वो भी उसका एक मौलिक अधिकार है। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान पे कुछ नज़र देखते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर का परिभाषा। तो स्ट्रीट वेंडर होता कौन है। तो सड़क, गली, फुटपाथ या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आम जनता को सामग्री, वस्तु एवं खाद्य पदार्थ की बिक्री करता है या सेवाएं प्रदान करता है, उसे स्ट्रीट वेंडर या पथ विक्रेता कहते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर को हम लोग पथ विक्रेता भी बोलते हैं। ठीक है, पाथ सेलर, तो सड़क में, गली में, फुटपाथ में ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाके ये कार्य करते हैं। तो इनका भी एक जोन होता है, उसी जोन के अंतर्गत ही वो कार्य कर सकते हैं। तो कौन सा है वो स्थान, तो तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्ट्रीट वेंडर को स्ट्रीट वेंडिंग हेतु विशिष्ट उपयोग के लिए निर्धारित किसी क्षेत्र, स्थल या लोकेशन को व्यक्त करता है। इसमें फुटपाथ हो गया, साइड वॉक, पटरी, ये सब शामिल होता है। और शहर की आबादी का ये 2.5 हिस्सा जो लोग हैं वो स्ट्रीट वेंडर जैसा कार्यों में संलग्न अभी है। अगला है स्ट्रीट वेंडिंग योजनाएं। तो इस वेंडिंग जोन का पहचान करना कि कहाँ पे वो कार्य करेंगे, स्थानिक योजना बनाना। तो अब दोनों का भी कुछ कर्तव्य है। सरकार का अपना कुछ कर्तव्य है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, और स्ट्रीट वेंडर्स का भी अपना कुछ कर्तव्य बनता है। तो स्ट्रीट वेंडर्स का क्या कर्तव्य बनता है कि जितने भी उनसे रिलेटेड जो कानून बनाया गया है उसका पालन करना, जो भी उन पे टैक्स लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, उस शुल्क का भुगतान करना, जिस भी स्थान पे वो कार्य कर रहे हैं उस वहाँ पे जो स्वच्छता है उन पे ध्यान देना, और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना। और सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, तो सरकार का कर्तव्य बनता है स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देना, बीमा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ये हम लोग का सरकार का जिम्मेदारी है या कर्तव्य है। अब अधिनियम के तहत स्थापित कुछ प्रमुख निकाय है। तो प्रमुख निकाय में हम लोग देखेंगे टाउन बिल्डिंग समिति, TBC। तो इनका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, TBC का अध्यक्ष नगर पालिका आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO होते हैं वो उनके होते हैं अध्यक्ष। और उनका जो सदस्य है वो कौन है, तो स्थानिक प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण, स्थानीय पुलिस के प्रतिनिधित्व, ये सब अन्य सदस्य में आते हैं। और क्या है कि 40% जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होंगे उसमें से 1/3 महिला का होना जरूरी है।
अब इनका कार्य क्या होता है, जो टीवीसी है उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य है कि टीवीसी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण करना, प्रमाण पत्र जारी करना और 5 साल में कम से कम एक बार तो उनका बैठक करवाना ही करवाना और प्रमाण पत्र भी जारी करवाना। तो पहचाने गए 14 वर्ष से अधिक वायु के प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमाण पत्र प्रदान करना, जिसमें से एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं या जो दिव्यांगजन है या अल्पसंख्यक के लोग हैं, उन्हें प्रायोरिटी देना। अब अगर टीवीएस अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कहाँ पे अपील कर सकते हैं? तो स्थानीय प्राधिकरण के पास हम लोग अपील कर सकते हैं उनके खिलाफ। तो वो स्थानीय प्राधिकरण में कौन कौन आ जाएंगे? तो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पंचायत है। तो चलिए इस साइड क्या है, तो जीआरसी, शिकायत निवारण समिति, ठीक है। तो इनका कार्य क्या होता है? तो स्ट्रीट वेंडर्स के शिकायत या विवादों का समाधान करना। तो स्ट्रीट वेंडर्स के पास जो भी शिकायत है या जो भी समस्या है उनका समाधान करना ही इनका कार्य होता है, जीआरसी का, शिकायत निवारण समितियों का। और इनका अध्यक्ष जो है वो कौन होंगे? तो सिविल जज होंगे, जो कि पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट रह चुका हो, ताकि जो भी डिसीजन दे वो अच्छे तरीके से दे। और इनका जो अपील है, जीआरसी अगर अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो इसमें भी स्थानीय प्राधिकरण के पास आप अपील कर सकते हैं। और इसमें स्थानीय प्राधिकरण कौन आ जाएगा? तो वही आ जाएंगे, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर पंचायत है। आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं अपील। अब स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के क्रियान्वयन में चुनौती क्या क्या है? तो क्यों हम लोग का जो ये अधिनियम है उसको सही तरीके से कार्य नहीं किया जाता है, इनमें क्या क्या चुनौती आ रहा है? तो उसको हम लोग देखेंगे कि पहला है सभी स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण नहीं होना। तो बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो अपना कार्य कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। निष्कासन के प्रति असुरक्षा की भावना का बना रहना, ठीक है। टीवीएस में कुल सदस्यों में 60% सदस्य जो है सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि टीवीएस में जो है वेंडर्स के भी लोग होने चाहिए, स्ट्रीट वेंडर्स के भी प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि 60% तो सरकारी है, ठीक है। तो राज्य द्वारा क्रियान्वयन में ढिलाई करना। तो जैसे कई प्रावधानों का अभी भी बहुत सारे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं किया जा रहा है। केवल 31% शहर में ही योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर प्लान तैयार किया गया है। असम जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे कि वेडिंग प्लान तैयार किए बिना ही वेडिंग जोन अधिसूचित कर दिया गया, बिना प्लान के ही जोन निर्धारित कर दिया गया। असम जैसे राज्य में केवल 9 राज्य है, जैसे कि असम है, केरल है, पंजाब है, इसी में जीआरसी गठन किया गया है। और बहुत सारे बाकी और भी तो राज्य है, उसमें ये सब गठन नहीं किया गया है, जीआरसी न टीवीसी। ये भी एक समस्या का ही विषय है। आधुनिक शहरीकरण में इन्हें शामिल नहीं करना। तो बहुत सारा स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। उन्हें तो हम लोग बहुत सारा देख रहे हैं, अतिक्रमण हो रहा है तो उन्हें हटा दिया जाता है, जबकि ये हम लोग अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं कि भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा के लिए क्या क्या पहल लाया गया है। तो पहला है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना जिसे भी कहते हैं। तो ये क्या है? तो बिना किसी जमानत राशि के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध करना। तो कोलेटरल फ्री, बिना कुछ, जैसे होता है ना कि हम लोग पैसा लेते हैं तो कुछ उसके बिहाफ में कुछ भी रख देते हैं, ज़मीन का पेपर या फिर कोई भी कीमती वस्तु। तो यहाँ पे जो है उसी को ही हम लोग कोलेटरल बोलते हैं। तो बिना कोई कोलेटरल का उन्हें ऋण प्रदान करना। दूसरा क्या है? शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है का ही एक घटक है। एस भी शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता जो है वो दीनदयाल योजना का ही एक घटक है। और इसमें क्या है? तो कौशल विकास करना, सूक्ष्म उद्यम विकास करना, एमएसएमई को प्रमोट करना, ऋण उपलब्ध करवाना। अगला जो है यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, ठीक है, PMKVY 3.0। तो इसमें क्या है? तो स्ट्रीट फूड विक्रेता जो होता है, ठीक है, उन्हें कौशल प्रदान करना। तो जो भी स्ट्रीट में घूम घूम के जो खाना वाना बेचते हैं उन्हें कौशल प्रदान करना। अब इन्हें हम इसमें भी हम लोग वे फॉरवर्ड देखेंगे आगे की राह कि कैसे हम लोग इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सभी स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट कार्ड एक जारी किया जाना चाहिए। टीवीसी सिस्टम जो चल रहा था उसका हम लोग उसको मजबूत करना। जो राज्य में टीवीसी का गठन नहीं हुआ है उसको शीघ्र उनका गठन करना, ठीक है, देखभाल करना, नियमित रूप से निगरानी रखना, समावेशी शहरीकरण सुनिश्चित करना। तो अगर हम लोग शहरीकरण बना रहे तो उसमें समावेशी को भी ध्यान में रखना है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे।
और अधिनियम का जो भी दायरा है उसको बढ़ाना। तो शहर में जीआरसी का गठन करना। अभी हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे सिर्फ 9 ही शहर है जिसमें जीआरसी गठन हुआ था, तो सभी शहरों में जीआरसी गठन होना चाहिए। तो जवाबदेही और पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना। इनका जो प्रगति है, जो भी ग्रोथ है, उनका रिव्यू करना, समीक्षा करना। स्थानीय शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन को मान्यता देना। तो वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करना। तो प्रत्येक वर्ष घूम घूम के हम लोग को सर्वेक्षण करना चाहिए। ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है लॉन्ग टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का हेडिंग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यूएन संयुक्त राष्ट्र ने संबंध ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन GANHRI ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसको मान्यता प्राप्त किया है। और मान्यता प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा दिया है। तो दूसरी बार लगातार भारत के NHRC को मान्यता मिला है, तो ये अच्छा बात है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है। तो GANHRI क्या है? तो पीयर रिव्यू आधारित एक मान्यता प्रक्रिया है और ये मान्यता देता है। तो अलग अलग देशों की राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानकों का पालन कर रही है। इन मानकों को पेरिस सिद्धांत कहा जाता है। तो बहुत सारे राष्ट्रीय मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, उन्हें वो कैसे कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का देख रेख करना इनका काम है। और ये जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जो NHRI है को मान्यता का जो प्रक्रिया है वो कौन करता है? तो GANHRI का एक प्रत्यापन उप समिति होता है, उसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित वर्गों में मान्यता प्रदान करता है और इन्हें जो है 2 स्टेट में रखा जाता है। एक है A स्टेट, दूसरा है B स्टेट। तो A स्टेट में उन्हें रखा जाता है जो पूर्ण रूप से NHRI का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी A स्टेट में आएगा उन्हें ज़्यादा शक्ति मिलेगा क्योंकि वो पूर्ण रूप से NHRI को पालन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो NHRI को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और इसकी सहायता संस्थान महासभा के कुछ निकायों और तंत्रों में स्वतंत्र भागीदारी का अधिकार है। तो देखिए, अधिकार इनका बढ़ गया है। तो क्या अधिकार था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और इसका सहायक संस्थान महासभा के निकाय में उनका अधिकार बढ़ गया है। GANHRI में इनको पूर्ण सदस्यता के भी पात्र होते हैं और इन्हें वोट देने का भी अधिकार होता है उनमें। ठीक है, प्रशासनिक पद संभालने का भी अधिकार होता है। लेकिन जो B स्टेट होते हैं वो B स्टेट मतलब कि वो अच्छे तरीके से जो NHRI के प्रावधान है उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी में दिया हुआ है आंशिक रूप से जो पालन कर रहा है उसे B स्टेट का दर्जा मिलता है। वो GANHRI के बैठकों में तो भाग लेता है परंतु उन्हें वोट देने का राइट नहीं होता है। तो A स्टेट और B स्टेट में क्या था उनको भी हम लोग देख लिए, समझ लिए। तो A स्टेट वाले किसको बोलते हैं? जो पूर्ण रूप से NHRI का पालन करते हैं। और B स्टेट वाले वो होते हैं जो आंशिक रूप से इनका पालन करते हैं, पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाते हैं। तो A स्टेट वाले को ज़्यादा वोट देने का पावर है और बहुत सारा राइट है, जबकि B स्टेट को कुछ नहीं मिलता है। अगला जो टॉपिक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मान्यता। तो भारत का जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसको 1999 में ही GANHRI की ओर से A स्टेट का मान्यता मिल चुका था। कब से? देख लीजिए, 1999 से, 1999 से। ठीक है, तो भारत में जो मानवाधिकार है उसके बारे में हम लोग देखते हैं ह्यूमन राइट कमीशन का। तो इसका मुख्यालय, इनका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। और ये किस अधिनियम के तहत कार्य करता है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था? तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका उत्पत्ति हुआ था और ये कार्य करता है। ये सांविधिक निकाय है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मानवाधिकार किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है? तो इन्हें विधि बना करके इनका निर्माण किया गया था, इसलिए इन्हें हम लोग सांविधिक निकाय बोलते हैं। और इनमें जो है 2006 और 2019 में अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन करके कुछ नए नए प्रावधानों को भी जोड़ा गया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के संबंधित अधिकारों के रूप में ये परिभाषित करता है। तो NHRI तो जो मानवाधिकार है वो क्या करता है? अगर कोई व्यक्ति का समानता या गरिमा या स्वतंत्रता पे ठेस पहुंचाता है तो हम लोग वहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो भारत में न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जाता है
और इनमें कौन कौन व्यक्ति होते हैं, तो इनमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, और इनका अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होता है, उसी समिति के सिफारिश पे ही राष्ट्रपति जो है इनका नियुक्ति करते हैं, इनका अध्यक्ष और सदस्यों का। तो उस समिति में कौन कौन से व्यक्ति शामिल है, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो शामिल है, होम मिनिस्टर का जो प्रभारी मंत्री है वो शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा का जो अपोजिशन के नेता होते हैं, विपक्ष के जो लीडर होते हैं वो शामिल होंगे, और अगला कौन है, राज्यसभा, जो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति, ठीक। तो उपसभापति इसमें शामिल होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति है उन्हीं के सिफारिश पे। तो और उन समिति पे कौन कौन व्यक्ति आसीन हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर के प्रभावी मंत्री, लोकसभा राज्यसभा का अपोजिशन के लीडर्स, और राज्यसभा का उपसभापति इनमें शामिल है। चलिए आगे देखते हैं कार्यकाल। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष इनका कार्यकाल है, जो भी पहले आ जाए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई 68 के उम्र में अगर वो कोई इनका अध्यक्ष बना हो या सदस्य बना हो, तो वो 2 ही साल काम करेगा, मतलब 70 कंप्लीट हो गया तो हट जाएगा, और अगर वो 40-45 में अगर वो अध्यक्ष या सदस्य इनका बनते हैं तो पूरा पूरा प्रॉपर अपना 3 साल कार्य करेगा। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले आए वही, और ये जो है पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं, मतलब कि एक बार वहाँ से हट गए तो दोबारा भी आप वहाँ के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। अगला है क्या है आगे, तो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश पर इसे पद से हटाया जाता है। तो सिद्ध कदाचार और अक्षमता अगर पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से राष्ट्रपति इन्हें हटाते हैं। और इन्हें शक्ति कहाँ से प्राप्त है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इन्हें शक्ति प्रदान किया गया है, और सिविल न्यायालय के सभी शक्ति इनमें प्राप्त होता है, जैसे कि वो गवाह को बुला सकते हैं, उनकी प्रेजेंस उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं, उन्हें शपथ का भी जांच कर सकते हैं, दस्तावेज का खोज या प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं, हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब इनका कार्य होता है, सिविल सेवा की तरह ही कार्य करता है, जैसे गवाह बुलाना, उपस्थित सुनिश्चित करना, खोज करना, दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, ये सब इनका काम है। सार्वजनिक रिकॉर्ड या उनकी प्रतिलिपि की मांग कर सकता है, तो सार्वजनिक रूप से जो भी रिकॉर्ड होता है उन्हें ये मांग सकते हैं, और दस्तावेज की भी जांच के लिए ये एक कमीशन नियुक्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनसे संबंधित कुछ कुछ मुद्दे हैं, जैसे NHRC से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। तो वो उन शिकायतों पे जांच नहीं करता है या विचार नहीं करता है जो 1 साल पहले घटना हुआ है। कोई घटना, एक मान लेते कोई घटना हुआ है मेरे साथ जिसका 1 साल बीत गया है, उसके बाद अगर हम शिकायत करते हैं तो वैसे शिकायत पे विचार नहीं किया जाता। अगर आपका कोई भी मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो 1 साल से पहले आप उसका शिकायत कीजिएगा तो ये होगा, ठीक है। या फिर ऐसे कोई भी मामला हो जो कि न्यायालय में विचाराधीन हो, तो ऐसे चीज़ों को भी ये जो ह्यूमन राइट वाले होते हैं वो नहीं देखते हैं। तो 1 साल और न्यायालय में विचाराधीन। अगला क्या है कि 393 कर्मचारी पद पे है, जिसमें सिर्फ 95 ही पर ही महिला है। तो महिलाओं का संख्या यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत कम है। तो चयन समिति में सरकार का वर्चस्व है। हम लोग देखे थे चयन समिति में कौन था, तो राष्ट्रपति कर रहा था, और ये एक समिति के आधार पर ही कर रहा था, जिसमें स्पीकर है, लोकसभा का उपसभापति था, अपोजिशन का लीडर है। तो ये सब में हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का ही ज़्यादा वर्चस्व दिखाई दे रहा है, सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा है। जाँच संबंधी संसाधन में भी कमी है। तो नागरिक समाज के साथ सीमित सहभागिता दिखाई दे रहा है। तो हम लोग प्रभावी तरीके से नागरिकों के साथ जुड़ाव नहीं है। हम लोग अब आगे की राह में वे फॉरवर्ड में इसमें क्या लिख सकते हैं, तो पहला है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्र होकर उन्हें काम करने देना चाहिए। अब है जांच में के मानवाधिकार संबंधी मुद्दे से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो सांविधिक शक्ति का प्रभावी तरीके से उपयोग करना, व्यापक सहयोग करना और अन्य सुधार करना, जैसे कि NHRC की संरचना भारत की विविधता को प्रदर्शित करती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 वर्ष की समय सीमा को कम कर देना चाहिए। जो हम लोग बोले थे इससे पहले कि 1 वर्ष से पहले ही आपको करना पड़ेगा उसका शिकायत, तो उससे भी हम लोग को लगता है कि कम कर देना चाहिए। और ये तो बड़ा टॉपिक सारा ख़त्म हो गया है।
अब आगे का जो टॉपिक है ये शॉर्ट्स है। तो शॉर्ट्स में पहला जो टॉपिक है वो चुनाव आयोग द्वारा होम वोटिंग की शुरुआत। इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस होम वोटिंग। तो 2024 का जो आम चुनाव हुआ है उसमें पहली बार होम वोटिंग का सुविधा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम आप होम वोटिंग का सुविधा दे रहे हैं तो इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी मतदाता जो है पीछे ना छूटे। हर एक आदमी को वोट देने का राइट है, तो वो लोग सभी अपने एक वोट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो सभी लोग अपना वोट दें। होम वोटिंग सुविधा के बारे में, तो होम वोटिंग होता क्या है? तो मतदान कर्मचारी या सुरक्षा कर्मियों की देख रेख में मतदाता के घर में मतदान करवाया जाता है। इस दौरान मतदाता की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो एक कर्मचारी के दिशा निर्देश, मतलब उसके सामने, कर्मचारी के सामने ही, मतदान कर्मचारी के सामने ही घर के भीतर ही वोट दिलवाया जाता है, और उसमें जो भी है उसमें गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्या पता नहीं चलता है किसी को भी कि आपने किसको वोट दिया है। और इसका लाभार्थी कौन कौन होगा, कौन कौन होम वोटिंग का सुविधा ले सकता है? तो इसमें 40% वो हैं जो कि दिव्यांगजन होते हैं, जो कि फिजिकली, मेंटली क्या है, तो डिसेबिलिटीज़ वाले व्यक्ति हैं, या फिर वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका भी उम्र 85 वर्ष से अधिक हो चुका है। तो या तो दिव्यांग है तो वो अपने बूथ के पास नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर जो 85% से अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं जिन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ होता है, तो वो भी नहीं पहुंच सकते बूथ के पास। तो उन्हें क्या है कि घर में जाकर के वोट देने का अधिकार होता है। जम्मू कश्मीर और उधमपुर फॉर्म ए बोझिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है, इससे मतदान करने में आसानी होगा। तो जम्मू कश्मीर और उधमपुर जैसे जगहों पर भी वोटिंग राइट को अच्छा किया गया है। तो आगे देखते हैं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा, तथ्य है। तो जैसे कि प्रवासी मतदाताओं को उसके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगी। तो बहुत सारा लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं, उन्हें भी वोट देने का अधिकार है। तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि वोटर कार्ड में जिस जगह का एड्रेस होता है उसी पे जाकर के हम लोग वोट देते हैं, उसी बूथ पे जाकर हम लोग वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बोला गया है कि अगर कोई यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया तो वहाँ पर भी जाकर के वोट दे सकता है। अगला क्या है, डाक मत पत्र। तो डाक द्वारा भी वोट आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो जो विशेष मतदाता होता है, सेवा मतदाता होता है, या फिर जो इलेक्शन ड्यूटी में तैनात होते हैं उनके लिए ये है, या फिर प्रिवेंशन डिटेंशन के अधीन अगर कोई गिरफ्तार है। ठीक है, तो प्रिवेंशन डिटेंशन में क्या होता है कि आपने कोई अपराध अभी फ़िलहाल नहीं किया है, लेकिन शक के आधार पर या आपका जो पुराना रिकॉर्ड के आधार पर अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो वैसे व्यक्ति भी डाक मत पत्र के माध्यम से वोट दे सकते हैं। हालांकि प्रिवेंशन डिटेंशन जो है ये मैक्सिमम आप 3 महीने के लिए ही प्रिवेंशन डिटेंशन किसी भी व्यक्ति पे कर सकते हैं। अगला है प्रॉक्सी वोट। बोलते हैं इसके तहत पंजीकृत निर्वाचन अपने मतदाता का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधित्व को सौंप सकता है। तो आप किसी को अपना वोट सौंप सकते हैं, ये मेरे बदला आप वोट दे दीजिए। चलिए हम लोग इस साइड आ जाते हैं। ये सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं राजनीति का अपराधीकरण। तो ये राजनीति का अपराधीकरण क्या है? तो राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन इन पॉर्न ऑफ पॉलिटिक्स। तो 40% जितने जो एमपीज़ हैं, सांसद है, उनमें आपराधिक मामला दर्ज है। इसमें से भी 5% क्या है कि अरबपति है। तो अब इतना तो पैसा उनको मिलता नहीं कि आप अरबपति खरबपति बन जाइएगा, तो इतना पैसा आया कहाँ से? तो 100% बात है कि ब्लैक मनी है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि 50% सांसद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से है, जो कि आपराधिक आरोप का सामना करते हैं। ठीक है, तो 50% सांसद कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के, जिसमें से 29% सांसदों पर गंभीर आरोप के मामले दर्ज है, जैसे हत्या है या हत्या का प्रयास है या महिला के खिलाफ अपराध है। तो 29% मामला गंभीर अपराध है। तो राजनीति में अपराधीकरण क्या होता है? बोलते शासन व्यवस्था में अपराधियों, कानून तोड़ने वाले और भ्रष्ट व्यक्तियों का प्रवेश है।
तो शासन व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति प्रवेश कर जाते हैं जो कि अपराधी होते हैं या कानून तोड़ने वाले होते हैं या भ्रष्ट होते हैं, करप्ट व्यक्ति होते हैं। ठीक है। तो राजनीति में अपराधीकरण क्यों हो रहा है, इसका उत्तर क्या कारण है? तो पहला कि राजनीतिक दल और अपराधियों के बीच बढ़ती साठगांठ। तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं उनका कनेक्शन क्रिमिनल्स के साथ होता ही है। तो कानून और नियमों का अभाव, तो इससे रिलेटेड कोई भी अभी तक विशेष कोई कानून नहीं है। वोट खरीदने के लिए भी वो इन लोगों से मदद लेते हैं। आगे देखते हैं, अगर राजनीति में अपराधीकरण हो गया है तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था के खिलाफ है ये, और सत्यनिष्ठा को भी प्रभावित करेगा। रिश्वत लेना, लोक निधियों का गबन करना, ये सब हो सकता है। अगला जो टॉपिक है, चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 बोलता है कि नामांकन पत्रों की प्रस्तुत और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आप जो है अपना पूरा डिटेल दीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो रहा है उनका संपत्ति कितना है, ये तो कुछ है विशेष नहीं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पिछले साल से ही ये इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो भ्रामक विज्ञापन देने वाले जो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले कंपनी है उन पर कार्रवाई का आदेश दिया है। जैसे कि आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी से जुड़े मामला के दौरान ही ये कार्रवाई का आदेश दिया गया है। तो भ्रामक विज्ञापन से निपटने हेतु की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा है। तो भ्रामक विज्ञापन होता क्या है? उत्पाद या सेवाओं के गलत इन्फॉर्मेशन देना। तो अगर हम कोई सामान हमको बेचना है और उसमें हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के बेच रहे हैं कि मान लेते हैं कि इसमें कोई क्रीम है, कॉस्मेटिक चीज़ है, तो इसमें इसको लगाइए आप गोरा हो जाइएगा, और इसमें ये डाला हुआ है, वो डाला हुआ है, और एक्चुअल में वो नहीं डाला हुआ है। तो ये एक भ्रामक विज्ञापन हम कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ ये है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इस पर कार्य करता है, और ये क्या कहता है? तो भ्रामक विज्ञापन के आधार पर तो ये बोलता है किसी उत्पाद या सेवा के बारे में गलत जानकारी अगर कोई दे रहा है, किसी प्रोडक्ट उत्पाद या सेवा की प्रकृति, मात्रा या गुणवत्ता का झूठी गारंटी देता है कि हम लोग इसमें ये चीज़ कंटेन है, लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। इसमें इतना परसेंट ये पाया जाएगा, इतना परसेंट ये पाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इससे बहुत ज़्यादा कम पाया जा रहा है। ये भी भ्रामक विज्ञापन के अंतर्गत ही आ जाएगा। अनुचित व्यवहार का समर्थन करना, उन्हें जानबूझकर उत्पाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना। इसमें कुछ हार्मफुल चीज़ें उसको छिपा के रखा जाता है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं अगर उसके हार्मफुल इफेक्ट को बता देंगे तो वो लोग खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो इस सब चीज़ को छिपाना भी भ्रामक गतिविधि के अंतर्गत ही आ जाता है। अगर भ्रामक विज्ञापन का प्रभाव क्या होता है? तो सबसे पहला कि सूचना और पसंद का अधिकार है, इसका उल्लंघन किया जाता है। वित्तीय हानि होता है, मानसिक पीड़ा होता है, अगर हम कहीं पैसा लगा दिए हैं तो इसका भी हानि हो रहा है, मानसिक पीड़ा होता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा पड़ता है। अगर हम लोग कोई सोच लिए कि ये चीज़ है और उसमें हार्मफुल केमिकल मिला हुआ था और हमको पता नहीं था, हम उसको कंज्यूम कर लिए, तो मेरा शरीर पे भी खतरा हो सकता है। उन दवाओं या चिकित्सा उपकरणों के भ्रामक विज्ञापन के कारण हो सकता है कि प्रभाव के बारे में संदेह है। तो ख़त्म हो गया है, चलिए इधर देख लेते हैं। भ्रामक विज्ञापन से निपटने के लिए क्या क्या पहल किया गया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक विज्ञापन के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 जारी किया गया है। तो पहला क्या है कि औषधि और चमत्कारी उपचार अधिनियम 1954, कैसा मतलब कि कोई मैजिकल नहीं हो रहा है कि आप ये दवा खाइए आप एक दिन में ठीक हो जाइएगा, तो ऐसा मतलब कि चमत्कारी उपचार के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको कोई स्लो प्रोसेस से ठीक हो रहा है तो वो अच्छा है, एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें ये भी लाया गया है, और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 भी लाया गया। ये खाद्य पदार्थ के भ्रामक विज्ञापनों पे जुर्माना लगाता है।
ठीक है। हम लोग अगर खाद्य पदार्थ को बेच रहे हैं झूठा इन्फॉर्मेशन दे करके, तो इस पे जुर्माना लगाया जाएगा। ये किसमें बोला गया है? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में ऐसा बात बोला गया है। तो अभी जो है ये पॉलिटी आपका ख़त्म हो जाता है और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन। तो अगर पॉलिटी और गवर्नेंस ये अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कल हम लोग देखेंगे, हम लोग तो क्लास रेगुलर नहीं ले पाता है क्योंकि और बहुत सारा काम पड़ जाता है, बट कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लास लें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।